शास्त्र के इस 9वें चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को हार्दिक स्वागत और प्रणाम। गत 8 सत्रों से हम दैशिक शास्त्र में लिखित कुछ मूलभूत संकल्पनाओं का चिंतन कर रहे थे, जैसे कि चिति, जाति, देश, विराट, सुख की संकल्पना, स्वतंत्रता की संकल्पना के बारे में चिंतन किया। आज के इस चिंतन सत्र में राज्य विषय हम चिंतन करने वाले हैं और इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आज जो वक्ता के रूप में हमारे में उपस्थित है, उनका मैं परिचय आपसे कराता हूँ। इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए माननीय श्री सिद्धार्थ कौशिक जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी है। उनकी लौकिक शिक्षा बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है तथा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट इतिहास में उन्होंने किया हुआ है। टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे मैंने काम किया है। अभी वो THDC इंडिया लिमिटेड टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में प्लानिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। उनके कई पुस्तकों का भी उनका लेखन है, साहित्य में भी उनकी काफी लिखन हुआ है। उसमें मुख्य रूप से राम, जनगणमन अधिनायक, सुधनवा, रामायण द नरेटिव्स, नेतृत्व की घोर सफलता की ओर, वरामी, ऐसे कई किताबों का की लेखन उन्होंने किया हुआ है। दैशिक शास्त्र एकात्म मानव दर्शन के वे अभ्यासक है। उनके कई व्याख्यान इस विषय के ऊपर हुए हैं। एकात्म मानव दर्शन का प्रमाण पत्रीय अध्ययन कोर्स भी वो चलाते हैं। आज हम इसी कड़ी में राज्य के बारे में उनसे हम सुनेंगे। मैं आदरणीय सिद्धार्थ जी का इस चिंतन सत्र में शब्द रूप से स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज के विषय को आगे बढ़ाए। आदरणीय सिद्धार्थ कौशिक जी। माननीय श्री प्रकाश राज चूरकर जी, परिचय देने के लिए आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी प्रतिभागियों को, आप सभी दैशिकाचार्यों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को सादर प्रणाम। अब विषय को आगे रखने से पहले बस दो आप थोड़ा फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो दिख रहा है मेरा, और दूसरा क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी भाई साहब, वीडियो भी दिख रहा है, स्क्रीन भी दिख रही है। स्वागत है आपका। स्क्रीन तो आज हम जैसे कि प्रकाश सर ने भी बताया कि हम राज्य विभाग पर चर्चा करेंगे। ये जो राज्य विभाग है, ये इसकी चर्चा हम दैशिक शास्त्र की परिधि में ही करेंगे। दैशिक शास्त्र जिस तरह से राज्य विभाग को प्रस्तुत करता है, उस पर एक छोटी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, वो आपके दर्शनार्थ यहाँ पे प्रस्तुत है। जैसे कोई भी दैशिकाचार्य है, दैशिक शास्त्र ये कहता है कि समाज की नब्ज को, समाज की जो भी नाड़ी है, उस पर हाथ रखकर वो समाज की परिस्थिति को बता देता है। जब हम दैशिकाचार्य जैसे दैशिक शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से दैशिकाचार्य बनने की ओर हमारा एक कदम यह होता है। जब हम दैशिक शास्त्र की सभी आत्मा को, सभी ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है
कि समाज या कोई भी समाज, हमारा समाज या दूसरा समाज किस स्थिति में है और उसके निदान के लिए, उसके निवारण के लिए जो भी समस्या से वो ग्रस्त है, हमें करना क्या चाहिए। एक व्यक्ति और एक समाज एक दूसरे के साथ इस तरह की व्यवस्था में जुड़े रहते हैं और इन दोनों के बीच के संबंध को जो स्मूथ बनाता है वह राज्य है। राज्य जो है वो दैशिक शास्त्र की आत्मा के अनुसार किसी भी समाज का आम आशय है। राज्य में जो कुछ भी पाचन होता है वही समाज को वो देता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि यथा राजा तथा प्रजा जो कहा जाता है वो यहाँ से निकल के आता है कि राजा किस प्रकार शासन करता है, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसी है, उससे ये पता चल जाएगा कि वहाँ का समाज कैसा होगा, क्योंकि यहीं से वो पोषण पाकर समाज उन्नति या फिर प्रगति या फिर अपना वृद्धि करता है। आदर्श राज्य की क्या परिभाषा? अपने ही लोगों द्वारा धर्म और नीति पर आधारित राज्य। अब ये कुछ जैसे आदर्श राज्य आजकल बड़े-बड़े जो अ, अतिशक्तियाँ हैं, यूएसए, यूएसएसआर, मुख्य रूप से यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज, वो जनरली डेमोक्रेसी को आदर्श राज्य मानकर उसको एडवोकेसी करने लगते हैं। लेकिन दैशिक शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट ही कहता है, अपने ही लोगों के द्वारा धर्म और नीति पर आधारित राज्य आदर्श राज्य है। अपने ही लोग से हमें क्या समझ में आता है? जैसे कि आप सबने चिति और विराट के ऊपर चर्चा की हुई है, तो जाति की परिभाषा भी वहीं से निकलती है। एक ही चिति और एक ही विराट के लोगों का समूह जाति कहलाता है। अपनी ही जाति के द्वारा धर्म और नीति पर आधारित राज्य, यह आदर्श राज्य है। विराट की स्थिति, जब राज्य में विराट मतलब जब विराट पूरी शक्तिशाली अवस्था में है, तब वह राज्य कहलाता है। जैसे जैसे विराट की स्थिति कम होने लगती है, वैसे वैसे वह व्यू और संघ के रूप में परिभाषित होने लगता है, कोई भी समाज, कोई भी समूह। इसलिए यदि आप एक 100 साल पहले जाने की कोशिश करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि उस समय विराट बहुत क्षीण हो चुका था। उस क्षीण हो चुके विराट में जिन लोगों का विराट उच्च अवस्था में था, वो बहुत कम संख्या में थे। उन्होंने मिलकर जो एक समूह बनाया, उसको संघ कहा गया। जब ये इससे बड़ी अवस्था में पहुंच जाएगा तब ये व्यूह कहलाएगा, और जब ये और भी बड़ी अवस्था में पहुंच जाएगा, विराट और भी शक्तिशाली हो जाएगा, चिति और भी जागृत हो जाएगी, तब वह राज्य की स्थिति में आ जाएगा। और जब राज्य की स्थिति तभी होती है जब विराट थोड़ा डगमगाने लगता है। जब विराट उच्च अवस्था में होता है तो वो आदर्श स्थिति कहलाती है। राज्य दैशिक शास्त्र की आत्मा से दो प्रकार के हैं, एक स्वराज्य, एक परराज्य। बिल्कुल स्पष्ट है उनकी जानकारी। स्व हमारा अपना, अपना, पर मतलब दूसरे का। जिस राज्य का संचालन अपनी जाति के लोग करें, जहाँ अपनी ही जाति का हित साधन मुख्य प्रयोजन हो, और जिसका उद्देश्य प्राप्त करना, मतलब हित साधन के लिए योजना बना ली, उसकी पूर्ति भी उन्हीं के हाथ में हो, वो स्वराज्य। और जो इसके इतर है, जहाँ राज्य का संचालन अपनी जाति के लोगों के हाथ में ना हो, अपनी जाति का हित साधन जिनका प्रयोजन ना हो, और जिस उद्देश्य की पूर्ति की व्यवस्था भी उनके हाथ में ना हो, वह परराज्य कहलाता है। स्वराज्य 10 प्रकार का वर्णन दैशिक शास्त्र में आता है। भद्र राज्य और भ्रष्ट राज्य, उसके दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। भद्र राज्य में ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्य, देव और मानव आते हैं। भ्रष्ट राज्य में आसुर, याक्ष, राक्षस, पैशाच और पाशव ये आते हैं।
इनका एक तुलनात्मक अध्ययन यदि हम किसी सारणी के माध्यम से करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से वो बन सकता है। इसमें इन 3 को थोड़ा बाद में लिया जाएगा। राक्षस, पैशाच और पाशव। स्थान की कमी के कारण भी और कुछ उनकी अलग विशेषताओं के कारण भी। विराट। विराट की स्थिति जब वो 16 कला से जागृत होता है तो ब्राह्म राज्य की स्थिति वहां नजर आती है। आर्ष राज्य में विराट कहीं कहीं लड़खड़ाने लगता है। प्राजापत्य में कहीं कहीं खंडित भी हो जाता है। दैव में कहीं कहीं अंतर्लीन कहीं कहीं छुप जाता है और कहीं कहीं वो बिल्कुल छुपने के साथ साथ वो दब ही जाता है। पूरे समाज में शिथिल हो जाता है जब विराट तो आसुर राज्य के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। जब वह अस्त व्यस्त हो जाता है, केंद्र में विभक्त हो जाता है, तो याक्ष राज्य के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। दैवी संपद, समभाव, सत्व, रजस, ये गुणों की बात हम कर रहे हैं। सत्व गुण, रजोगुण, इनकी इस प्रकार की अवस्था जब होती है तो एक दैशिक शास्त्री इन सब बिंदुओं को मस्तिष्क में रखते हुए उस समाज की स्थिति और उस राज्य की स्थिति के बारे में सही सही आकलन लगा सकता है और उस स्थिति को कैसे सुधारना है। जैसे हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता का संग्राम यदि हम उस पर दृष्टि डालें तो उस समय जो दैशिक शास्त्री थे उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि स्थिति क्या है और इसी कारण से जो उच्च स्तरीय दैशिक शास्त्री जैसे लोकमान्य तिलक, उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये चिति और ये विराट, विराट वो शक्ति जो चित्त को जागरण करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर रहे। वो तीव्रता, आपके वैचारिक तीव्रता, हिंद स्वराज के लिए शिवाजी महाराज की तीव्रता। 50 साल की अवस्था में हिंद स्वराज मुगल शासन को खदेड़ते हुए और एक समय ऐसा आ गया कि दिल्ली तक मराठों का राज्य, हिंद स्वराज स्थापित। ये विराट की स्थिति, दैवी संपद, समभाव, सत्व और रज, नित्य शासन। ब्राह्म राज्य में नित्य शासन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि विराट प्रबल अवस्था में होता है। जहां विराट प्रबल अवस्था में हो वहां पे राज्य चलाने के लिए किसी मशीनरी की आवश्यकता ऐसा सच नहीं पड़ती। ऐसा दैशिक शास्त्र की आत्मा से कहा जाता है। आर्ष राज्य में प्रजापत्य है। इस प्रकार धीरे 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 वह सरल कौटुंबिक नित्य शासन में आ जाता है। फिर उसके बाद वंशानुगत उदार नित्य शासन, आसुर में वंशानुगत अनुदार और कुटिल नित्य शासन, आसुरी संपद युक्त जन समुदाय द्वारा याक्ष शासन चलता है। तमस पहले नहीं था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर अधिक होने लगा। इस पे एक ग्राफ बनाकर भी इसकी स्टडी की जा सकती है, परंतु ग्राफ के लिए थोड़ा क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, तो इसलिए वो इस प्रकार प्रस्तुत करना थोड़ा संभव सा नहीं हो पाया मुझसे। प्रजा की उपेक्षा, भद्र राज्य में प्रजा की उपेक्षा नहीं होती। भ्रष्ट राज्यों में प्रजा की उपेक्षा होनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं राक्षस राज्य प्रकार की। भ्रष्ट राज्य में राक्षस प्रकार की। समाज में विराट सामाजिक रूप में समष्टि के रूप में मूर्छित हो जाता है लेकिन पड़ा है कहीं पे। राक्षस संपद अर्थात उत्पात और कुटिलता बहुत अधिक हो जाती है। धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वाले जो लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले जो लोग हैं, उनका मान होने लगता है और अपनी ही सिद्धि में लगे रहने वाले उत्पात और कुटिलता से उच्च पद पा लेने वाले डरपोक और स्वार्थी जन समुदाय की आज्ञा के अनुसार शासन जब चलने लगे तो इस अवस्था को राक्षस शासन कहा जाता है। इसमें जैसे आपने पहले देखे आसुर राज्य, याक्ष राज्य। आसुर राज्य के सारे गुण विद्यमान होंगे,
याक्ष राज्य में और उसके ऊपर से कुछ और गुण विद्यमान उनमें होते शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे तो राक्षस में याक्ष के तो सभी दुर्गुण हैं ही, किंतु दुखों के असहनीय हो जाने के कारण प्रजा विप्लव उत्पात मचाना प्रारंभ कर देती है। अनेक प्रकार के कष्टों का आविर्भाव होने लगता है और देश में विदेशी शक्तियों का अधिकार होने लगता है। पैशाच राक्षस राज्य के सभी दुर्गुण और उसके साथ साथ देश की ऐसी दुर्दशा होने लगती है कि प्रजा में अपने लोगों की अपेक्षा पराये लोगों को अच्छा समझने की समझ आने लगती है। प्रजाजनों में परस्पर द्वेष होने लगता है, एक को दुखी देखकर दूसरा सुखी होने लगता है। विदेशी निमंत्रित होकर बुलाए जाने लगते हैं। ये कुछ वैसी ही स्थिति थोड़ी लग रही है जैसे 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच की स्थिति रही होगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को आमंत्रित कर लिया और एक को दुखी देखकर, अपने राजा का पतन देखकर उसका सेनापति प्रसन्न है। केवल एक एनालॉजी के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। पाशव विराट का लोप, पांचवी संपत्ति अपाशवी जैसे पशुओं की सहज वृत्ति होती है, अपने ही शरीर का पोषण करते रहना, विषय भोग की इच्छा में और उसकी पूर्ति में लगे रहना। ऐसी सहज वृत्ति के कारण बस खाने में लगे रहना, भोगों में लगे रहना और नीच स्वार्थी अभिमानी नेताओं से समाज का अनेक संघों में विभक्त हो छोटे बबूलों के मिलने से बड़ा बबूला बन भी जाता है और छोटे बबूलों के बड़े के फिर से टूटने से छोटे बबूले बन जाते हैं। इस प्रकार होता रहता है। जैसे आजकल की स्थिति में हम पार्टीज को ऐसा समझ सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंटीग्रेट होकर कभी एक बन जाती हैं, कभी टूट के दो हो जाती हैं या तीन हो जाती हैं। जैसे भी अर्थ व्यापार्य यानी कि मेरा उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य या फिर और किसी का उद्देश्य, इन सब में बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, उस तरह की स्थिति चारों ओर रहने लगती है और पशु बुद्धि के कारण सबका एक मत होकर काम करना कठिन हो जाता है। पैशाच राज्य के सभी दुर्गुण इसमें विद्यमान और दुर्बुद्धि, नीच बुद्धि आ जाती है और दूसरे के कांच जैसी स्थिति को पाने के लिए अपनी मणि जैसी स्थिति को लुटा देना। जैसे हमारे समाज में है, हम पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर लेने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, अपनी सुंदर संस्कृति को लुटा देना चाहते हैं। विदेशी आ रहे हैं लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। पेट की समस्या अत्यंत जटिल, जिससे सभी के होश उड़े रहते हैं और चारों ओर निम्न भाव रहता है। एक चीज और भी यहाँ पे दैशिक शास्त्र बार बार कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी आदर्श अवस्था में राज्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। किसी भी राज्य की स्थिति पूर्णतः पाशव स्थिति है या पूर्णतः राक्षस स्थिति है या पूर्णतः मानव स्थिति है, किसी भी राज्य की। कहता है ऐसा भी संभव है कि ही स्थिति में अनेक राज्य प्रकारों के दर्शन होने लगे। पाशव भी दिख सकता है, मानव राज्य भी दिख सकता है, ब्राह्मण राज्य भी दिख सकता है, एक ही जगह पे, एक ही स्थिति में। यह भी संभव है। दैशिक शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है। दैशिक शास्त्र ये भी कहता है कि वर्तमान स्थिति में रामचरितमानस की ये पंक्तियां एक गाइडिंग फैक्टर की तरह है। ईर्ष्या परुषा छर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। ईर्ष्या चारों ओर दिखेगी, कड़वे वचन, गाली गलौज, ये सब चारों ओर दिखेगा। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये सब लालच से भरपूर हो जाना और समता का चला जाना, ये कलयुग की एक विशेषता है जो दैशिक शास्त्र ने अपने यहाँ पे स्थान देकर उसको माध्यम से बताया है कि ऐसी स्थिति वर्तमान समय में देखने को मिलेगी। अब राज्य के और प्रकारों की बात करते हैं। प्रत्येक राज्य में दो बातें हैं।
एक तत्व और दूसरा रूप। 5 प्रकार के तत्व, देव तत्व, आसुर, राक्षस, पैशाच और पाशव, जैसा कि नाम से संबोधित है, ये घटते क्रम में आपको एकदम इससे आभास हो जाएगा कि उच्च स्तरीय अवस्था उच्च तत्व दैव स्थिति में और निम्न तत्व पाशव स्थिति में होता है। समाज में दैवी, आसुरी, राक्षसी, पैशाची और पाशवी संपदा की मात्रा से राज्य का तत्व निर्धारित होता है। दैवी संपद की अधिकता, पूर्णता तो देव, पाशवी संपद शून्य देव और पाशवी संपद की अधिकता तो वह पाशव राज्य है। राज्य के 3 प्रकार के रूप हैं, दक्ष शासन, प्रतिनिधि शासन, शासकज शासन। कार्य साधन में प्रवीण लोगों के हाथ में शासन होना दक्ष शासन कहलाता है। समाज के प्रतिनिधियों के हाथ में होना प्रतिनिधि शासन, वंश परंपरा के लोगों के हाथ में होना शासकज शासन। भद्र राज्य में ये बातें सर्वसामान्य है। प्रजा के सुख दुख से राज्य को सुख दुख होता है। भद्र राज्य जो पहले 5 प्रकार के राज्य हैं उनमें प्रजा यदि सुखी है तो राज्य सुखी, प्रजा दुखी है तो राज्य दुखी। शासक का सदा प्रजा के अनुकूल रहना उसमें दृष्टिगत होता है। स्पष्ट और सरल शासन नीति उसमें होती है। निशंक शासक, निर्भय प्रजा, ये उसकी एक चारित्रिक विशेषता और है। श्रद्धा, संतोष, विश्वास पूरे समाज में व्याप्त दिखेगा। भ्रष्ट राज्य में क्या होगा? प्रजा के सुख दुख में राज्य का या तो उदासीन होना दिखेगा या उसके विपरीत वेदना होना। जैसे कि फ्रांस में लुई 16 के टाइम पे जब विद्रोह हो रहे थे तो मैरी एंटोइनेट, उसका एक फेमस स्टेटमेंट इतिहास में रिकॉर्डेड है कि लोग भूखे हैं और उसके लिए विप्लव कर रहे हैं। जब उसके पास एक खबर आती है तो पूछते हैं ये विप्लव क्यों हो रहा है, तो उसकी दासियां उसको कहती हैं दे आर नॉट हैविंग केक्स, दे कैन नॉट हैव केक्स, दैट्स व्हाई दे आर फाइटिंग। केक नहीं मिल रहा उनको इसलिए वो फाइट कर रहे हैं। देन शी सेड इफ दे कांट हैव केक दे शुड हैव ब्रेड। सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया, इफ दे कैन नॉट हैव ब्रेड दे शुड हैव केक। उन्होंने कहा रोटी नहीं मिल रही इसलिए वो विप्लव कर रहे हैं। उसने कहा अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लें, लड़ने की क्या आवश्यकता है। सोचिए किस प्रकार की विपरीत वेदना उस समय 1789 के आसपास रही होगी। शासक का प्रजा से सदा अर्थ व्यापार्य होना। शासक शोषण करने के लिए ही शासन करना चाहता है। ये प्रजा चाहती है कि मेरा उत्थान के लिए कार्य करे, लेकिन शासक उसको लूटने के लिए वहां पे बैठा है। कुटिल और दुर्गम शासन नीति। शासक का प्रजा से शंकित रहना हमेशा और प्रजा का शासक से भयभीत रहना, ये एक चारित्रिक विशेषता इस राज्य की। अश्रद्धा, असंतोष, अविश्वास, पूरे समाज में समष्टिगत रहना, सतत रूप से उत्पातों और विप्लव का होते रहना। इन सब को वर्तमान समय में चारों तरफ घूम के यदि हम देखें तो कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स हमको पूरे विश्व में नजर आते हैं, हमारे देश में भी कहीं कहीं निश्चित रूप से। इनके अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के भेद भद्र और भ्रष्ट राज्य में है। भद्र राज्यों का परिवर्तन क्रमशः क्रम पूर्वक होता है, किंतु भ्रष्ट राज्यों का परिवर्तन शीघ्र और बिना क्रम के होता है। कहने का मतलब ब्राह्म से आर्ष में, प्राजापत्य में, देव में और मानव में ये धीरे धीरे क्रम से आते हैं भद्र राज्यों में। लेकिन भ्रष्ट में आज आसुर दिखेगा, कल पाशव दिख सकता है, फिर राक्षस दिख सकता है, फिर याक्ष दिख सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भद्र राज्यों की स्थिति प्रजा की समृद्धि और अभ्युदय पर निर्भर होती है, परंतु भ्रष्ट इनकी कूटनीति पर निर्भर करते हैं। अब पर राज्य की बात करते हैं। दैशिक शास्त्र के अनुसार पर राज्य 2 प्रकार के माने गए हैं। दत्रिमक, एक तरह से दत्तक राज्य। द्वमुषायणक, 2 मुख वाला राज्य। दत्रिमक जो अपना तो है नहीं लेकिन फिर भी शास्त्र या विधि के अनुसार अपना बना लिया गया है। शासन ऐसे विदेशियों के हाथ में है
जिनका अपने देश से, मूल देश से संबंध बिल्कुल विच्छेद हो गया है और वो शासित जाति से जुड़ गए हैं। जैसे भारत में इंडो ग्रीकों का राज्य था, वो आए कहीं और से, लेकिन भारत के होके भारत के हित के लिए राज्य करने लगे, भारत के हित के लिए। ये दो प्रकार का माना जाता है दत्रिमक, गौधुक गाय के जैसा, महिषधुक भैंस के जैसा। उस दत्रिमक राज्य को गौधुक कहते हैं जहां पे प्रजा रूपी गाय को दुख दिए बिना, उसकी सुख समृद्धि की उपेक्षा किए बिना उससे मिली विभूति का राज्य भोग करता है, जैसे भारत में कुषाण राज्य। महिषधुक उस दत्तक राज्य को कहते हैं जो प्रजा को पीड़ा देकर, हित और अहित की उपेक्षा करके, बल का उपयोग करके निचोड़ी हुई विभूति का उपयोग करता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मुगलों का राज्य है, अंग्रेजों का राज्य। लेकिन अंग्रेजों का इसके साथ साथ एक जो द्वमुशायनक है, जिनका अपने से संबंध बना हुआ, उसमें भी ये दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसलिए सीधे सीधे अंग्रेजों को यहाँ पर डाला भी जा सकता है और नहीं भी डाला जा सकता। परंतु खिलजी जो सल्तनत काल है और मुगल काल है, वो लोग यहीं पे आकर बस के, जैसा क्लेम करते भी हैं कि वो यहाँ पे आए और गंगा जमनी तहजीब के साथ रल मिल गए। ठीक है, लेकिन वो शासन कुछ ऐसा था। दो मुखा राज्य, दो प्रकार का, विशेषित्रक, व्याधक। विशेषित्रक उस द्वमुशायनक राज्य को कहते हैं जो विधि पूर्वक शासित जाति को नष्ट करके अपनी जाति को पुष्ट करता है। दैशिक शास्त्र में इसके उदाहरण के तौर पे दस्युओं के ऊपर आर्यों के शासन को दिखाया गया है। व्याधक उस द्वमुशायनक राज्य को कहते हैं जो बिना क्रम, बिना नियम के शासित जाति को नष्ट करता है। जैसे अमेरिका में स्पेन का राज्य है, जब वो शुरू में अमेरिका, अब स्पेनिश लोग वहां पे गए और वहां पे रेड इंडियंस को नष्ट करके, अंग्रेजों ने भी उनके साथ वही किया, वहां की जो मूल जातियां थी उनको नष्ट करके वहां पर बिना किसी क्रम के, बिना किसी नियम के, बस नष्ट करने के लिए जब उन्होंने किया, तो ये एक व्याधक राज्य वहां पे बना। पर राज्य भेद के दो मुख्य कारण, शासकों का अपने देश से संबंध और शासित जाति में विराट की शेष मात्रा। इन आधारों पर राज्य के भेद हुए हैं। अब अधीन राष्ट्र, जो राज्य अधीन है, उसके भी प्रकार है। व्याघ्रक बाघ के जैसा, हस्तिक हाथी के जैसा, महिषक भैंस के जैसा, सुरभिक गाय के जैसा। व्याघ्रक विराट की शेष मात्रा की अधिकता के कारण इसका शासन बहुत कठिनता से होता है। इसको अपने वश में रखवाने के लिए बहुत खर्चा होता है और तब भी उससे कोई लाभ मिलता नहीं है। इस राष्ट्र से, व्याघ्रक राष्ट्र से, कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करता। उसकी प्रकृति के अनुरूप ही वहां शासन चलता है। ऐसा राष्ट्र सदैव स्वतंत्र होने की चिंता करता रहता है और एक बार स्वतंत्र जब ये हो जाए तो उसको बंधन में डालने का यत्न कोई नहीं करता। ऐसा विवरण कुछ कुछ हम अपने देश के रूप में भी देख सकते हैं। हमारा देश व्याघ्रक था, इस कारण से 47 में स्वतंत्र हो गया। यदि व्याघ्रक नहीं होता तो कदाचित हम भी किसी और श्रेणी में आते होते। मेरा यह मानना है कि ये व्याघ्रक ही है। हस्तिक विराट की शेष मात्रा अधिक नहीं होने के कारण कठिन तो नहीं है इस पर राज्य करना, लेकिन इसको अपने वश में करने के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है और उससे लाभ भी बहुत कम होता है। इस राष्ट्र में अनुनय और प्रलोभन से कुछ काम लिया जा सकता है और प्रजा के सुख को ध्यान में रखकर शासन होता है यहाँ पर। ऐसा राष्ट्र कुछ समय पश्चात स्वतंत्रता के रस को भूल ही जाता है। कभी कभी क्रोध के वश स्वतंत्र होने का वो यत्न करता भी है, परंतु यदि एक बार स्वतंत्र हो जाए तो उसको
अनेक उपायों से फिर बंधन में डालने का यत्न किया जाता रहता है। महिषक विराट की शेष मात्रा का लोप हो जाने के कारण जिस राष्ट्र का शासन आसान हो जाता है, जिसको अपने वश में रखने के लिए खर्च और परिश्रम करना तो पड़ता है परंतु उसके अनुसार लाभ भी होता है, उसे महिषक कहते हैं। महिषक राष्ट्र में प्रलोभन और बल का बहुत बहुत कम काम गलत आ गया यहाँ पे कम लिया जाता है। शासित राज्य की आजीविका का ध्यान रखकर शासन होता है। ऐसा राष्ट्र कभी स्वतंत्र होने का यत्न नहीं करता और ना ही अपने बंधन का आवाहन ही करता है और कभी अपने को बंधन में बांधने हेतु किसी को ये पुकारता भी नहीं। ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। इसको अगर कोई परतंत्र कर भी ले तो भी इसे कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र हो जाए तो भी इसे कोई दिक्कत नहीं। विराट की शेष मात्रा नष्ट, राष्ट्र का शासन आसान, कुछ भी खर्च और परिश्रम नहीं करना पड़ता जिसको वश में करने के लिए और जिससे अनायास ही सारे लाभ प्राप्त होने लगते हैं, ऐसा राष्ट्र सुरभिक राष्ट्र की श्रेणी में आता है। सुरभिक राष्ट्र से अनायास सब प्रकार के काम लिए जाते हैं। इस राष्ट्र की पूर्ण उपेक्षा और अवहेलना करते हुए शासन किया जाता है और ऐसा राष्ट्र स्वतंत्रता को देखकर डरता है और स्वयं को बंधन में बांधने के लिए पुकारता रहता है कि मुझे कोई बांध लो, मुझे कोई परतंत्र कर लो। ये सुरभिक राष्ट्र की दैशिक शास्त्र के अनुसार विशेषताएं हैं। अन्य प्रकार के राज्य, द्वंद्व राज्य, स्वराज्य और परराज्य से भिन्न जो राज्य हैं वो द्वंद्व राज्य कहलाते हैं, जो प्रधान और अधीन राज्यों के संयोग से बनता है। प्रधान और अधीन राज्य के बीच का संबंध किस प्रकार का है, उस संबंध के आधार पर द्वंद्व राज्य बनते हैं। द्वंद्व राज्य तीन प्रकार का, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम राज्य में प्रधान और अधीन राज्यों में मित्रता का भाव होता है। प्रधान राज्य अधीन राज्य से नियत समय पर केवल कुछ भेंट या उपहार लिया करता है और अधीन राज्य पूर्णतया स्वतंत्र होता है। ये इस द्वंद्व राज्य की उत्तम प्रकार के द्वंद्व राज्य की एक विशेषता है और इस राज्य में प्रधान राज्य को साम्राज्य कहा जाता है और अधीन राज्यों को सामंत राज्य कहा जाता है। साम्राज्य प्राप्ति के लिए प्रधान राज्य को राजसूय के द्वारा अपने में भगवान विष्णु के जैसे गुण दिखलाने पड़ते हैं। आप ये देखिए कि जो प्रधान राज्य है, जो शासन कर रहा है, उसको अपने आप को विष्णु रूप में स्थापित करना होता है, तब यह राज्य उत्तम राज्य की श्रेणी में आता है। प्रधान और अधीन राज्यों में जब सेव्य सेवक का भाव हो, यानी कि प्रधान राज्य सेव्य हो और अधीन राज्य सेवक हो, प्रधान की सेवा होगी, अधीन वो सेवा करेगा और प्रधान राज्य अधीन राज्य के कामों में हस्तक्षेप करता रहेगा, अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाएगा, तो यह मध्यम राज्य की श्रेणी में आता है। इस राज्य श्रेणी में प्रधान राज्य को अधिराज्य और अधीन राज्य को अनुराज्य कहा जाता है। अधिराज्य पद प्राप्ति के लिए राज्यसभा द्वारा अपना उत्कर्ष दिखाना पड़ता था। ऐसा दैशिक शास्त्र बताता है कि मध्यम राज्य इस प्रकार के होते हैं। कुछ कुछ इस तरह की शासन व्यवस्था यदि हम थोड़ा सा गहराई से सोचने की कोशिश करें तो मुझे थोड़ी थोड़ी ये हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में दृष्टिगत होती हुई मुझे दिखती है। जिस द्वंद्व राज्य में प्रधान और अधीन राज्यों में भोक्तृ और भोग्य का भाव हो, यानी कि प्रधान अधीन का भोग करेगा ऐसा भाव हो, और जहां प्रधान राज्य के हाथ में ही सब अधिकार हो, अधीन राज्य को नाम मात्र के लिए कुछ अधिकार मिले हुए हों, उससे अधम राज्य कहा जाता है। इसमें प्रधान राज्य को प्रराज्य और अधीन राज्य को उपराज्य कहा जाता है। प्रराज्य पद प्राप्ति के लिए राज्याभिषेक द्वारा अपनी शक्ति दिखानी पड़ती थी। यह अधम प्रकार का द्वंद्व राज्य है। द्वंद्व राज्य के मुख्य कारक दैवी संपद और विराट है। आप घूम फिर के बात
विराट पर, दैवी संपद पर और चिति पर ही आती है। जब प्रधान राज्य में दैवी संपद का और अधीन राज्य में विराट का शेषांश अधिक होता है, ये बिल्कुल उस तरह से देख सकते हैं कि भले ही वो सम्राट है और भले ही वो सामंत है, परंतु उनके बीच का संबंध इतना मधुर है, केवल किस लिए? पावर रेस्पेक्ट्स पावर। दैवी संपद उसमें है, विराट इसमें है, तो दोनों राज्य उत्तम रूप में है। दैवी संपद, प्रधान राज्य में दैवी संपद न्यून हो जाए और विराट न्यूनता अधीन राज्य में हो जाए तो राज्य मध्यम श्रेणी में चला जाता है, और जब आसुरी संपद प्रधान राज्य में हो और विराट बहुत कम अधीन राज्य में हो तो यह अधम रूप में चला जाता है। अब पश्चिम के प्राचीन विचार देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार 6 प्रकार के राज्य आते हैं। इनका वर्णन दैशिक शास्त्र में किया गया है। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, स्टेट, टिरानी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की वह राज्य जिसमें सार्वजनिक हित के लिए एक व्यक्ति शासन करता है, वो मोनार्की कहलाता है। जिस राज्य में अनेक परंतु अल्पसंख्यक, सुयोग्य, सज्जन, इस प्रकार की विशेषताओं वाले लोग शासन करते हैं, उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। जिस राज्य में सार्वजनिक हित के लिए प्रायः समस्त प्रजा शासन करती है, उसे स्टेट कहा जाता है। जिस राज्य में शासक का हित मुख्य समझा जाता है, वह टिरैनी। धनवानों का हित जहाँ मुख्य है, उसे ओलिगार्की, और जहाँ निर्धनों का हित मुख्य समझा जाता है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। ऐसी पाश्चात्य विचारधारा है। दैशिक शास्त्र उनको इस प्रकार से परिभाषित करता है। वर्तमान विचार क्या है पाश्चात्य दैशिक शास्त्र के अनुसार? 4 प्रकार के स्वराज्य और 3 प्रकार के परराज्य इन दिनों पाए जाते हैं। राजतंत्र, परिमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, संयुक्त राज्य। राजतंत्र क्या है? जिस राज्य में सब अधिकार वंश परंपरागत एक व्यक्ति अर्थात राजा के हाथ में हो, वह राजतंत्र। सऊदी अरब, जॉर्डन इस तरह से परिभाषित होते हैं। जिस राज्य में कुछ अधिकार प्रजा के हाथ में, कुछ अधिकार प्रजा प्रतिनिधि मंडली के हाथ में होते हैं, और जब कोई महत्व का विषय प्रस्तुत होता है तो राजा और प्रजा मंडली एक दूसरे की सम्मति लेते हैं, तो राज्य परिमित राजतंत्र कहा जाता है। इंग्लैंड इस श्रेणी में आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां पे है। प्रजातंत्र, जिस राज्य में सब अधिकार प्रजा प्रतिनिधि मंडली के हाथ में हो, वह प्रजातंत्र। और जिस राज्य में कुछ अधिकार अपने अपने हित के लिए मिले हुए राज्यों के अपने अपने हाथ में होते हैं और कुछ विशेष अधिकार सबके हित के लिए बड़े राज्य में होते हैं, वह संयुक्त राज्य है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रजातंत्र, जैसे भारतवर्ष, ये उदाहरण वर्तमान स्थिति में है। और पर राज्य, 3 प्रकार के पर राज्य: कॉलोनियल, प्रोटेक्टोरेट, डोमिनेंट। कॉलोनियल किसे कहते हैं? जब किसी परराष्ट्र में शासित जाति लगभग नष्ट हो गई है और शासक जाति के कुछ लोग उस राष्ट्र में बस गए, और कुछ राज्य अधिकार तो वहां बसे हुए उन शासक जाति के लोगों के हाथ में, तथा विशेष राज्य अधिकार शासित जाति, यहाँ पे गलत आ गया, शासित जाति के हाथ में, और विशेष राज्य अधिकार शासक जाति के अपने देश में स्थित राज्य में हो, तो राज्य कॉलोनियल कहा जाता है। कनाडा का वर्तमान, यानी कि 1920 के दशक में कनाडा में जिस प्रकार से अंग्रेजों का राज्य चलता था, वो कॉलोनियल शासन की परिभाषा में आता था। क्योंकि दैशिक शास्त्र 1921 में रचा गया, इसीलिए ये यहाँ पर इस समय का वर्णन किया गया है। प्रोटेक्टोरेट, जब पर राज्य में कुछ राज्य अधिकार शासित जाति के हाथ में हो और कुछ विशेष राज्य अधिकार शासक जाति के राज्य हाथ में हो, तो राज्य प्रोटेक्टोरेट कहा जाता है, जैसे मोरक्को में फ्रांस का राज्य। डोमिनेंट, जब भारत में संपूर्ण अधिकार शासक जाति के हाथ में हो, तो राज्य डोमिनेंट कहा जाता है, जैसे भारत में इंग्लैंड का राज्य। तत्कालीन 1920 के दशक की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान समय की बात नहीं कर रहे। इस प्रकार जब जर्मन युद्ध हुआ, मतलब 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो उसके बाद जो व्यवस्था सामने आई उसका भी वर्णन दैशिक शास्त्र में आता है।
उसके बारे में ये लिखते हैं कि इस जर्मन युद्ध से एक नए प्रकार के परराज्य का नाम सुनाई दे रहा है। उसका नाम है मैंडेट। मैंडेट एक प्रकार का पंचायती राज्य है जिसमें अनेक राज्य मिलकर किसी परराज्य का शासन करते हैं, परंतु शासन का विशेष प्रबंध उन मिले हुए राज्यों में से किसी एक के हाथ में। जिस प्रकार से ह्यूमिलिएशन जर्मनी को सहना पड़ा था इस मैंडेट के हिसाब से, ये उसी की ओर इशारा कर रहा है। स्वराज्य की चेतना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। यही इस सत्र से हमें, मतलब मुझे लगता है कि इसका अगर एक लाइनर सार हो तो वो इस प्रकार से बैठता है, क्योंकि पूरा सत्र चिति की स्थिति से इतर हटके विराट की स्थिति, दैवी संपद की स्थिति, आसुरी संपद की स्थिति, गुणों की स्थिति, उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है राज्य विभाग में। इस आपने सत्र इतने ध्यान से सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो कृपया आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इस पे चर्चा हम कर सकते हैं। धन्यवाद मैं बात करूं? सिद्धार्थ जी। हाँ, अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, सिद्धार्थ जी उसका उत्तर देंगे। हाँ, सुवर्णा जी पूछिए। हाँ, अभी अपना अपने देश की बात करें तो प्रजातंत्र का समय चल रहा है। तो प्रजातंत्र तो अब हमारा तो नव संविधान है। क्या पुराण के इसमें हमारे पुराण में ऐसे प्रजातंत्र की नियमावली मौजूद है क्या? और अगर ऐसी नियमावली है तो अपने ये संविधान में उसका कोई संदर्भ लिया गया है क्या? ये मुझे मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासा प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन पुराणों में जब भी हम कभी ऐसा विवरण पढ़ते हैं, मतलब मेरी दृष्टि में तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हम बौद्ध काल की बात करते हैं, उनका जो शासन काल था वहाँ पे ये बोला जाता है कि वो भी इस तरह का ही एक कुछ 77 लोगों का समूह था जो शासन करता था, और उनके जो वो मुखिया थे वो भगवान बुद्ध के पिता थे। तो कुछ कुछ ऐसा रेफरेंस मिलता है। कुछ मालवा जो पंजाब के पास का इलाका है वहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के होने के संकेत मिलते हैं, और कुछ कुछ जैसे हमारे दक्षिण भारत में है, जो चोल साम्राज्य है उस समय वहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन गांव में जो सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके कुछ कुछ चिन्ह मिलते हैं, परंतु एक स्थापित राज्य के तौर पर ये चिन्ह मेरी दृष्टि में नहीं आए किसी भी पुराण में या फिर किसी उसमें। और जो वर्तमान में है ये हम पाश्चात्य प्रभाव के कारण हम इसको अडॉप्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में एक प्रिवेलिंग जो फोर्स है पूरे वर्ल्ड में, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये दोनों पश्चिम के हैं। तो इन दोनों के मिश्रण से बनने वाली जो शासन व्यवस्थाएं हैं उन्हीं का एक प्रचलित रूप हमको दिखता है, और ऐसे में हमारा अपना एक स्टैंडिंग बना लेना और जिस प्रकार से हमारा राज्य तंत्र के साथ में अनुभव रहा है, फिर से राज व्यवस्था में जाना, ये थोड़ा सा मतलब अप्रासंगिक सा थोड़ा नजर आता है। लेकिन जैसा कि आपने संविधान का वर्णन किया कि संविधान में इन गुणों को हम समाहित यदि कर लें तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से भी हम दैवी संपद को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ ही साथ दैशिक शास्त्र बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये कहता है कि ये जो शासन व्यवस्थाएं हैं, इनको आप किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था, ऐसे 10 प्रकार राज्य स्थापित कर लीजिए, 10 प्रकार के राज्य, 20 प्रकार के राज्य बना दीजिए, परंतु वस्तु तत्व क्या है? वस्तु तत्व है उसको चलाने वाले लोग। वो लोग चाहे जिस भी प्रकार की व्यवस्था में चलाएं शासन को, यदि वो दैवी संपद युक्त हैं, वो विराट युक्त हैं, उनकी चिति जागृत है, तो शासन व्यवस्था कैसी भी हो कोई समस्या नहीं, कुछ भी हो जाए चलेगा। इसीलिए वैश्विक शास्त्र स्पेसिफिकली कहता है कि हमें चिति जागरण, विराट जागरण और दैवी संपद के उद्भव के लिए कार्य करना चाहिए।
फिर हम संविधान को भी संशोधित करके गाय माता के जिस तरह से गौ हत्या इस समय अभी है उनके नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है, उसको हम मौलिक अधिकारों में शामिल करवा सकते हैं। यही तो वो चीज है। हम जैसे आए धारा 370 हटी कश्मीर से, ये उसी का प्रभाव है। ये सब इसमें संभव हो सकता है। ये मेरा उत्तर है। क्या ये आप जैसा भी आपको लगा हो, मुझे पता नहीं है आपको कितना इसको लगा होगा। अंततः ये मत कह सकते हैं कि आखिर में चरित्रवान व्यक्ति निर्माण यही ये सारे विषय का उत्तर हो सकता है। जी बिल्कुल। जितने चरित्रवान व्यक्ति ज्यादा, उतना अच्छा शासन। जी आप देखिए मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा। एक और चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, क्रिकेट भी है। ये सब गेम्स हैं। ये गेम्स हमारे आनंद के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये गेम्स तब हैं जब इसमें हम खेलें। हम एक प्रकार का गेम खेलें, आनंद लें, दूसरे प्रकार का गेम खेलें, आनंद लें। तो ये राज्य जो हैं ये गेम्स की तरह हैं। ये बने हमारे लिए हैं। हम कोई भी प्रकार का राज्य बना लें, कोई भी व्यवस्था बना लें, वही है जो उच्च स्तरीय व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति और दैवी संपद युक्त व्यक्ति, विराट जागृत व्यक्ति, चिति जागृत व्यक्ति, यदि वो है तो शासन कुछ भी हो। हमें योगी पसंद है अगर, तो योगी पसंद है। बिल्कुल जी। ठीक है गौरी जी, आपका कुछ प्रश्न है? जी गौरी नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छा सरल वाणी में और सॉफ्ट वाणी में बोला, क्योंकि ये गंभीर टॉपिक सॉफ्ट वाणी में बोलना बहुत मुश्किल है। और आपने जो लोकमान्य तिलक और वीर शिवाजी के नाम लिए, उससे सुबह सुबह स्फूर्ति भी आ गई। मेरा सवाल था कि जो राज्य बहिष्कार में आते हैं उसको आप डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कोई राज्य अपने हक के लिए और अपने सुविधा के अनुसार आगे चल रहा है और कंट्रीज उसको दबा रही है और बहिष्कार कर रही है, और पाकिस्तान जैसे कोई और कंट्रीज है जो सबके सामने सच है फिर भी उसको बहिष्कार न करते हुए अपना रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं मैम यही कहूंगा कि आप क्योंकि भारत का उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रही हैं कदाचित, कि भारत इस समय अपने आप को एजर्ट कर रहा है। भारत ये कह रहा है कि मैं हूं और मैं ही होऊंगा। तो क्योंकि भारत एक, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये शासन व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ये हमारी, जैसे ये कहा जाता है कि देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। ये तो कबीरदास जी ने बहुत साधारण तरीके से बताया कि दूसरे की प्रगति को देखकर जलो मत। लेकिन जो राज्य हमसे जल रहे हैं, हमारा बहिष्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है, हमारा तत्व क्या है, हमारी शक्ति का स्थान क्या है, उसका स्रोत क्या है। वो जानते हैं कि जब ये राज्य आगे बढ़ जाएगा तो हम गौण हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि सूर्य उदय हो रहा है और तारे इस बात के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं कि सूर्य उदय ना हो, क्योंकि सूर्य उदय हो जाएगा तो तारे नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो छल करके, प्रयास करके, गलत को भी सही साबित करके, किसी भी तरह करके हमें दबाना चाहते हैं। इसलिए हमें दबने की जरूरत नहीं, हमें बस अपनी ऊर्जा पर विश्वास रखने की जरूरत है। और जो आपने बोला कि ऐसी कोई राज्य व्यवस्था, ऐसी राज्य व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है। ये दो मतलब एक्सटर्नल कंट्रीज के बीच में संबंधों की बात है। हमारी प्रगति को देखकर लोग जल रहे हैं, जलेंगे और जलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया अंधकार में रहते हुए। कि हमारे उदय होने का, दैवी संपद के उदय होने का समय है, तो होती रहे। और वर्तमान स्थिति जो भी है, जैसे मैंने आपको बताया, ईर्ष्या परुषाक्षर लोलुपता, भली पूरी गई समता विगता, ये वही चीज है कलयुग में जो हो रहा है। तो आप इसको कलयुग की परिभाषा दे सकती हैं। ये परिभाषा देना थोड़ा सा सही रहेगा। और ये उस तरह की भी हो सकती है जैसे इंद्रप्रस्थ को देखकर दुर्योधन जिस तरह से जला। महाभारत का युद्ध अवश्य हुआ, परंतु वो राज्य व्यवस्था की परिभाषा में शायद नहीं आता। मैं इतना ही कह पाऊंगा मैम इस समय। जी धन्यवाद। डॉक्टर
राजेंद्र जी, आप पूछना चाहें? प्लेटो ग्रीक राज्य से थे, ठीक है। ग्रीक का क्षेत्रफल देख लीजिए, उनकी जनता का साइज देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल देख लीजिए, भारत की जनता का साइज देख लीजिए। ऐसा क्या कारण रहा कि भारत में सनातन धर्म जैसी व्यवस्था रही और एक ऐसी सुंदर व्यवस्था और मतलब हजारों सालों से चली आ रही है, हम ऐसा करने में सफल कैसे हो गए और वो इतने छोटे होने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाए? उसका उत्तर आप ही के तथ्य में है, जो आप कह रहे हैं कि दैवी संपद युक्त राजा, दैवी संपद युक्त प्रजा। लेकिन क्या दैवी संपद युक्त राजा आइसोलेशन में आ सकता है? ये एक प्रश्न है। क्या एक विलग निकाय के तौर पर दैवी संपद युक्त राजा प्रकट हो सकता है? राजा जो भी आएगा समाज ही से आएगा। यदि वो दैवी संपद युक्त है तो इसका अगर हम एक रिवर्स लॉजिक लगाना चाहें तो यही आएगा, समाज भी दैवी संपद युक्त है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, भले ही उसका परिमाण अधिक ना हो। परंतु जैसे जैसे विराट जागरण होगा, जैसे लोकमान्य तिलक आए, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे छीन के लूंगा, इस तरह से विराट जब जागृत होगा तो धीरे धीरे सारी जनता जागेगी, और सारी जनता जागेगी तो उन्हें पता चलेगा कि क्या है। जैसे बोलते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो वो जो चीज है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर हुआ, अगले दिन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो स्वतंत्र हुए भी कि नहीं हुए, क्योंकि शासन व्यवस्था में कुछ बड़ा परिवर्तन तो दिखा नहीं, एकाएक परिवर्तन कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचे कैसे हम लोग? इतना संघर्ष करके हम लोग वहां पहुंचे। तो दैवी संपद युक्त शासक यदि आपको दिखाई दे रहा है तो वो उसी आमाशय से पोषित होकर आया है जिस आमाशय ने उस समाज को शक्ति प्रदान की है। तो मेरा ये विचार है कि जब तक जनता दैवी संपद युक्त नहीं होगी, शासक उसका दैवी संपद युक्त हो ही नहीं सकता। और जब तक शासक दैवी संपद युक्त नहीं होगा, वो समाज में दैवी संपदा को बनाए रखने की व्यवस्था नहीं बना सकता। इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, एक साइकिल है, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, रामचंद्र जी। नमस्ते सिद्धार्थ जी। नमस्कार सर, जय श्री राम। अभी आपने बताया कि प्रजातंत्र जिस विषय में भारत अभी चल रहा है, तो प्रजातंत्र का ये जो अभी चल रहा है, आगे चलकर एक विशिष्ट समाज की प्रजा बढ़ेगी और फिर प्रजातंत्र ये हथियार अपने ऊपर उल्टेगा, ऐसा मुझे अभी लगता है। तो पाशव राज्य फिर अपना हो जाएगा। प्रजातंत्र ही ठीक नहीं है तो दैशिक शास्त्र के अनुसार या और विचार के अनुसार ये देश यानी राज्य कैसा होना चाहिए, क्या पर्याय हो सकता है? आपका जो इशारा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसको स्पष्ट मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है सर। डेमोग्राफिक चेंज से डेमोक्रेटिक चेंज लाना जिनकी नीति है, उनका बहिष्कार और उनका प्रतिकार और उनके प्रति एक नीति का तैयार होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब स्थिति क्या है? प्रजातांत्रिक स्थिति को, हम लोगों की संख्या इतनी कम है कि हम प्रजातांत्रिक स्थिति को बदल नहीं सकते। क्योंकि आप देखिए, अब की बार 400 पार, इस नारे ने 200 पार करवाना मुश्किल कर दिया, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता थी कि लोगों को गलतफहमी का इतना शिकार बना दिया कि ये संविधान को संशोधित करके ऐसा बना देंगे कि उसके बाद कभी चुनाव ही नहीं होंगे, देश में आपातकाल लग जाएगा और संविधान की हत्या हो जाएगी और आपके सभी अधिकारों का हनन हो जाएगा, और जो आपको आरक्षण की सुविधा मिल रही है और जो आपको कोई और भी ऐसी सुविधा मिल रही है, अल्पसंख्यकों वाली सुविधा मिल रही है, सब चली जाएंगी। इसलिए एकजुट हो जाइए और इनको नष्ट कर दीजिए। हमें देखने को मिला, इस व्यवस्था को परिवर्तित करना यदि हम चाहें तो हमें और भी समय लगेगा। ये प्रैक्टिकल स्थिति है। ये भी प्रैक्टिकल स्थिति है कि हम इस डेमोग्राफिक चेंज को कैसे केटर करें। जो SIR है, ये इसी दिशा में एक पहला प्रयास है। लेकिन क्या यही सफिशिएंट है? नो, दीज आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट।
सफिशिएंट कैसे होंगे? सबसे पहली बात, इस बात का जागरण होना समाज में बहुत आवश्यक है कि अपनी संख्या बल को आप बना के रखें। जो वृद्धि दर है वो 2.1 से ऊपर होनी ही चाहिए। हमारी जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 से अबव होना इतना ज़रूरी है हमारे लिए। और इसके लिए क्या है, अंततः घूम फिर कर बात आएगी परिवार के ऊपर। स्त्रियां यदि नहीं चाहेंगी कि अपना घर बढ़ाना बसाना, आप सोच रहे हैं, तब तक आप इस समाज को बचा ही नहीं सकते। उस पाशव की कल्पना, पाशव राज्य की जो कल्पना आप कर रहे हैं वो होगा ही होगा यदि स्त्रियों का साथ ना मिले, परिवार परिवार ना रहे। जब तक हमारे पूरे समाज में सत्वगुण का प्रसार ना हो, ब्रह्मचर्य युक्त पुरुष ना हो और पति दैवत्व भाव युक्त स्त्रियां ना हो, तब तक ये स्थिति हमारे सामने ऐसी ही भयावह बनी रहेगी। एक एक नीति के तहत ऊपर वाले की देन मान के वो बढ़ाए जा रहे हैं। उनको खरगोश होने में, चूहा होने में कोई समस्या नहीं है, उनको बस रिप्रोड्यूस करना है। दे जस्ट हैव टू रिप्रोड्यूस। एक नहीं, 4-4 से करना है। वो नीति स्पष्ट है उनकी। पहली बात, शत्रुबोध होना, उस शत्रुबोध का प्रचार प्रसार होना, उसको आत्मसात करना और उसके बाद अपनी नीति को बनाना, अपने घर की स्त्रियों को ये बताना कि परिवार खंडित मत करो, परिवार बनाओ, परिवार को बढ़ाओ, वरना यूरोप की जैसी स्थिति बहुत आसानी से इस देश में आ जाएगी। यही दैशिक शास्त्री का कर्तव्य है, यही दैशिक शास्त्र की आत्मा है, जिसके अंतर्गत ये कार्य होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े काम हैं जो करने अभी बाकी हैं। भयभीत हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें उसका सीधा उपाय नहीं दिख रहा। बहुत लंबा उपाय है, लेकिन उस उपाय पे काम करना बहुत अधिक आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। अभी किसी का और प्रश्न है? नहीं है शायद। ठीक है, समय भी होता चला जा रहा है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आप हमारे चिंतन सत्र में आए और हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल्याण मंत्र से इस सत्र का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे